अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हेल्थ असेसमेंट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ चैप्टर 7, असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड एक्जिला। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये बच्चों के लिए नहीं है, तो अगर आप एक अंडर 18 कोई बच्चे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये लिए नहीं है। हाँ, एजुकेशनल पर्पस है, बट यू आर स्टिल अंडर एज, तो आपके लिए नहीं है, तो काइंडली आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको जो है ब्रेस्ट की एनाटॉमी का बताया गया है कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर हम इसकी एनाटॉमी की बात करें तो ब्रेस्ट ऑल्सो कॉल्ड मेमरी ग्लैंड्स इन वेमेन लाई ऑन द इंटीरियर चेस्ट वॉल। जैसे कि ब्रेस्ट को हम मेमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, तो ये याद रखना है, मेमरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है। और जो कि फीमेल के मतलब नॉर्मली जब हम ब्रेस्ट की बात करते हैं तो फीमेल की ही बात आती है, हालांकि ये मेल में भी होते हैं। ठीक है, तो फीमेल में ये चेस्ट वॉल के बिल्कुल ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये वर्टिकली बिटवीन द सेकंड और थर्ड एंड द सिक्स और सेवन्थ रिब, यानी कि इस बीच में सेकंड थर्ड या मतलब उस बीच में 6 to 7 रिब में पाए जाते हैं। ठीक है, उस बीच के फासले में पाए जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल इन द सेरेटस एंटीरियर मसल, ये कुछ मसल होते हैं पेक्टोरलिस मेजर और सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, ये बिल्कुल चेस्ट वॉल के ऊपर पाए जाते हैं। तो जो हमारे मतलब ये नहीं कि जो ब्रेस्ट होते हैं ये बिल्कुल इसके ऊपर है, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको जो दो मसल्स दिखाए गए हैं। ठीक है, ये पेक्टोरलिस मेजर और ये पीछे वाला जो है सेरेटस एंटीरियर ना, तो ये ब्रेस्ट जो है इसके बिल्कुल ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हॉरिजेंटली बिटवीन द स्टर्नल बॉर्डर इन द मिड मैक्सिलरी या मिड एक्सिलरी लाइन। हॉरिजेंटल मतलब ये कि ये जो है एक्सिला जो होता है ना, या फिर आप कह सकते हो जो आर्मपिट होता है वहां से शुरू होके बिल्कुल जो मिड लाइन होता है, या फिर आप कह सकते हो जो मतलब जो स्टर्नम होता है, ठीक है, उस एरिया तक आते हैं। तो ये बेसिकली इस एरिया में मौजूद होते हैं। सही है, तो ये इसकी थोड़ी बहुत पोजीशन के बारे में आपको बताया गया है। अब यहाँ पे ब्रेस्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो breast has a centrally located nipple, pigmented erectile tissue ringed by an areola that's darker than the adjacent tissue। ठीक है, चलो मैं आपको एक और यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे ये जो है इसके बिल्कुल बीच में आपको एक इरेक्टाइल टिश्यू का एक स्ट्रक्चर मिलता है। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब ये होता है कि जब इसको यानी कि स्टिमुलेट किया जाता है तो ये थोड़ा सा जो है वो एरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है जो ब्लैक कलर का, इट इज कॉल्ड एरुला। ठीक है, तो ये जो है मतलब इसका एक तो स्ट्रक्चर ये है कि इसमें एक निपल होगा और इसके निपल के इर्द गिर्द जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम एरुला कहते हैं। ठीक है, दैट्स डार्कर देन द एडजेसेंट टिश्यू, जो कि कलर में डार्क होता है, या थोड़ा सा आप कह सकते हो ब्लैक ब्लैक, या फिर ज्यादा ब्लैक तो नहीं होता, बट थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। ठीक है, इसी तरह सेबिशियस ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड मोंटगोमरीज ग्लैंड, ट्यूबरसल्स भी कहते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड ऑन एरुला सरफेस अलोंग विद द हेयर फॉलिकल। यहाँ पे आपको ग्लैंड्स मिलेंगे, जैसे कि ये ग्लैंड लिब्यूल्स है। ठीक है, डिफरेंट ग्लैंड्स मिलेंगे और उन ग्लैंड्स का काम क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन करवाना। तो बेसिकली वो मिल्क प्रोडक्शन जो है यहाँ पे होता है इन ग्लैंड्स के अंदर, और फिर वो वहाँ से जो है आगे ये जो आप डक्ट्स देख रहे हो ना, जैसे कि लिखा हुआ है लेक्टिफेरस डक्ट्स, तो ये ग्लैंड ट्यूब्यूल में मिल्क प्रोडक्शन होता है और फिर यहाँ से इलेक्ट्रोफिलस डक्ट के जरिए जो है वो निपल तक आता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है उसका एक प्रोसेस होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी है, ऑल्दो वी टेंड टू फोकस ऑन असेसिंग द फीमेल ब्रेस्ट, नहीं जब हम ब्रेस्ट असेसमेंट की बात करते हैं तो फीमेल को ही ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये चीज़ हम मेन में भी मेल में इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी मेल में भी गायनेकोमेस्ट्रिया और इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उनमें भी निपल और एरोला और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप अगर ब्रेस्ट असेसमेंट की बात करते हैं तो दैट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू फीमेल। ठीक है, मेल में भी ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, ये जो आपको बताया गया ना, डिफरेंसेस इन एरुला पिगमेंटेशन, कि एरुला जो हमने आपको बताया कि ये जो निपल के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है जिसको एरुला कहते हैं, तो ये हर बंदे में उसका कलर जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और वो उसके बॉडी कलर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके जो रेसेस हैं, मतलब जैसे कि लिखा द पिगमेंट ऑफ द निपल एंड एरुला वेरीज अमॉन्ग डिफरेंट रेसेस, यानी अलग लोगों में जो है उसका कलर डिफरेंट होता जाता है। गेटिंग डार्कर एज द स्किन टोन डार्कन्स, यानी जितने जितने लोगों के स्किन का कलर जितना डार्क होगा
तो उनके निपल और एरोला का कलर उतना डार्क हो जाता है। जितने स्किन का कलर जो है वो वाइट होता जाता है, तो जो एरोला और निपल होता है वो थोड़ा सा पिंक या फिर जो लाइट बीच कलर होता है ना, जैसे खाकी कलर होता है, तो इसी तरह का हो सकता है। तो ये जो है सब में एक तरह नहीं होता, स्किन के कलर के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, ठीक है। पीपल विद डार्कर complexion सच एज ब्लैक्स एंड एशियंस हैव मीडियम ब्राउन टू ऑलमोस्ट ब्लैक। जैसे एशिया के कुछ लोग जो डार्क कलर के होते हैं, ठीक है, या जो ब्लैक लोग होते हैं, तो उनका जो निपल और ये जो एरुला होता है ये बिल्कुल ब्राउन कलर का हो सकता है, बिल्कुल ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो ब्रेस्ट है इसके अंदर बेसिकली है क्या, व्हाट लाइज बीनीथ, ठीक है। तो बीनीथ द स्किन आर ग्लैंडुलर फाइब्रस एंड फैटी टिश्यू दैट वेरी इन प्रोपोर्शन विद एज, वेट, जेंडर एंड अदर फैक्टर्स सच एज प्रेगनेंसी, ठीक है। मतलब जैसे आप ब्रेस्ट की बात करते हैं ना, तो ब्रेस्ट हमारी स्किन के नीचे कुछ फैटी टिश्यूज है, मतलब एक चर्बी का एक टिश्यू है, ठीक है। ग्लैंडुलर है, ग्लैंडुलर मतलब उसमें ग्लैंड्स मौजूद है जो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह ये फाइब्रस है, फाइब्रस मीन्स कि आप कह सकते हो सॉफ्ट है लाइक फाइबर्स, ठीक है। और ये वेरी एंड प्रोपोर्शन विद एज, यानी इसका साइज एज के हिसाब से डिफरेंट होता जाता है, ठीक है। अच्छा, एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, जैसे जिसका वेट फॉर एग्जांपल ज़्यादा है तो इसका भी वेट ज़्यादा होता है, साइज ज़्यादा होता है, ठीक है। जेंडर के हिसाब से भी डिफरेंट होता है, एंड अदर फैक्टर सच इज प्रेगनेंसी, और कुछ चीज़ें ऐसे जैसे प्रेगनेंसी में भी इसका साइज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये सब लोगों में एक जैसे नहीं होते, अलग अलग वेट एंड साइज के होते हैं, जो कि जेंडर, एज और इसी तरह डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अ स्मॉल ट्राइंगल ऑफ टिश्यू कॉल्ड द टेल ऑफ स्पेंस, ये जो आपको दिखाया जा रहा है टेल ऑफ स्पेंस, ये यहाँ से एक्जिला की तरफ जा रहा होता है, प्रोजेक्ट इनटू द एक्जिला, अटैच टू द चेस्ट वॉल मस्कुलेचर एंड फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड कूपर्स लेगामेंट्स, ठीक है। मतलब ये जो हमने ऊपर यहाँ पे शायद देखें, चलो हाँ, ये जो है ना, तो ये हमारे जो मतलब चेस्ट वॉल के साथ ना, ये इन कूपर्स लेगामेंट्स की वजह से अटैच है। इन्होंने, आप समझो कि इसने इस ब्रेस्ट को जो है एक शेप दिया हुआ है और इसको पकड़ के रखा है, ठीक है। तो ये उसको एक सपोर्ट दे रहे होते हैं जो कूपर्स लेगामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये फिर आप देख सकते हैं कि आपको इसमें जो है वो मेजर स्ट्रक्चर्स और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे इसके रिब्स होते हैं, निपल्स है, मोंटमोरीज ट्यूबरसेल्स है, ठीक है। ये 6 रिब आपको दिखाया गया है, तो डिफरेंट आपको जो है इसमें स्ट्रक्चर दिखाया गया है। फिर इसमें आप देखते हैं कि इसमें आपको डिफरेंट लूब्स एंड डक्ट्स मिलते हैं। लूब्स एंड डक्ट्स यानी कि जो चीज़ें वो सिक्रीट करते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इन वुमेन 12 to 25 glandular lobes containing alveoli दैट प्रोड्यूस मिल्क विद सराउंड ईच ब्रेस्ट। जैसे आप ये देखते हैं ना, ये लोब होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो फीमेल में तकरीबन 12 से लेके 25 तक ऐसे लोब्स होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। और ये फिर आपको ये दिखाया गया है कि मतलब किस तरीके से वो रिब्स के बीच में ये 2, 3 और इस तरह के रिब्स आपको दिखाए गए। द लैक्टोफेरस डक्ट फ्रॉम ईच लोब ट्रांसपोर्ट मिल्क टू द निपल। और ये जो लैक्टोफेरस डक्ट की हमने पहले बात की कि यहाँ पे लोब में जो है वो मिल्क प्रोड्यूस होगा और लैक्टोफेरस डक्ट यहाँ से इसको निपल तक लेके आ रहा होगा, ठीक है। तो ये उसका जो है काम होता है। अच्छा, आगे जो है आपको लिम्फ नोड्स का बताया गया है। लिम्फ नोड्स आपने लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा है कि क्या चीज़ें। पहले मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाऊं, जैसे ही आपको ये ग्रीन कलर के जो दाने दाने चीज़ें नज़र आ रही है, इट इज़ बेसिकली लिम्फ नोड्स, ठीक है। और इन लिम्फ नोड्स को आप देखोगे कि ये जगह जगह फैले हुए हैं, स्पेशली ये आर्म पिट एरिया में और ये चेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका अपना अपना काम है, ठीक है। बेसिकली लिम्फ नोड जितने भी होते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम जितना भी होता है, उसका एक ही काम होता है कि जितना भी मतलब फ्लूइड होगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा, उसको ड्रेन करना, अपनी तरफ खींचना और वहाँ से अलग करना, ठीक है। ये जो है लिम्फ नोड होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है द ब्रेस्ट होल्ड सेवरल लिम्फ नोड चेन ईच सर्विंग डिफरेंट एरियाज, यानी ब्रेस्ट और जो एक्जिला होते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे लिम्फ नोड मिलेंगे जिसका अपना अपना एरिया होता है और वहाँ पे अपना अपना काम तो मतलब सबका एक ही है, लेकिन एरिया डिफरेंट होते हैं। जैसे पेक्टोरल लिम्फ नोड आर ड्रेन लिम्फ फ्रॉम lymph fluid from most of the breast and anterior chest। पेक्टोरल लिम्फ नोड जो होगा, अब ये नाम के हिसाब से आपने याद रखना है, ठीक है। चले मैं आपको ये हाईलाइट करवा दूं, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये चीज़ आपको पता है।
पेक्टोरल लिम्फ नोड जो होगा ये कहाँ से लिम्फ नोड तो ड्रेन कर रहा होगा। जितने भी आप देखोगे ना कि फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड की बात हो रही है तो इसका मतलब होता है फ्लूइड को ड्रेन करना, लेकिन पेक्टोरल लिम्फ नोड जो है वो कहाँ से करेंगे, ये ब्रेस्ट से और इंटीरियर चेस्ट जो होगा ना, इंटीरियर चेस्ट यानी कि चेस्ट के आगे का जो हिस्सा होगा यहाँ से वो क्या कर रहे होंगे, फ्लूइड को ड्रेन कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरा देखें तो द ब्रेकियल नोड्स ड्रेन मोस्ट ऑफ द आर्म। ये जो ब्रेकियल होता है ना, जिसे आप ब्रेकियल आर्टरी कहते हो, तो ये बेसिकली हाथ से जितना भी फ्लूइड होगा ना एक्स्ट्रा वो ड्रेन कर रहे होंगे। अब ये हाथ में फ्लूइड कहाँ से आता है, ये जब आपने वो पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा, लिम्फेटिक सिस्टम। अगर आपने नहीं देखी तो उस पर हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह द सब स्कैपुलर नोड्स ड्रेन द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल एंड पार्ट ऑफ देम। ठीक है, सब स्कैपुलर जो स्कैपुला के नीचे होगा, ठीक है, वो जो है वहाँ से डिफरेंट यानी चेस्ट वॉल और कुछ हाथों से जो है वो भी ड्रेन कर रहा होगा। ठीक है, द मिड एक्सिलरी नोड located near the ribs and serratus anterior muscle high in the axilla are the central draining nodes for pectoral, brachial and subscapular nodes। यानी इन्हीं जगहों से जो है ये करते हैं। इन वुमेन द इंटरनल मेमोरी नोड्स ड्रेन द मेमोरी लोब्स। ठीक है, इंटरनल मेमोरी होते हैं ना, इंटरनल मेमोरी यानी कि बिल्कुल ब्रेस्ट के बिल्कुल बीच में जो होते हैं, जैसे ये आपको दिखाया गया ना, ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये बेसिकली इंटरनल मेमोरी नोड्स है जो कि मतलब बिल्कुल ब्रेस्ट से वो कर रहे होंगे। ठीक है, फ्लूइड जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो ड्रेन कर रहे होंगे। द सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन द स्किन। और जो ऊपर ऊपर की तरफ होंगे वो स्किन से वो कर रहे होंगे, जितना भी फ्लूइड होगा वो ड्रेन कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम में जब आप देखेंगे ना तो इसमें आपको जितने भी हमने ऊपर पढ़े हैं, सब स्केपुलर और सब एक्सिलरी और सारी चीज़ें जो है इसमें वो बताए गए हैं। जैसे ये सेंट्रल हो गया, सब स्केपुलर नोड्स हो गए, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं विद इन द डायग्राम। ठीक है, अच्छा आगे जाते हैं तो आपको ब्रेस्ट के अंदर जितने जितने चेंजेस आते हैं तो वो बताए गए हैं। ठीक है, जैसे एज टाइम गोज ऑन इन द फीमेल द ब्रेस्ट स्टार्ट टू चेंज एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू चेंजिंग। जैसे कि फीमेल में प्यूबर्टी पर पहुंचते ही जो है वो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, और ओवरऑल फिर उनकी ज़िंदगी में जो है ये चीज़ चलती रहती है टिल मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी कि जब उनका वो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो जिस एज में जाके बंद होता है ना, तो इस बीच में जिस एज से वो शुरू होता है और जिस एज में वो बंद होता है, इस बीच में इनके ब्रेस्ट में चेंजेस चलते रहते हैं। ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव ईयर्स जिसमें मतलब वो बच्चे पैदा करने की जो उम्र होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी का जो एज होता है या मेनोपॉज का जो एज होता है, तो ये ओवरऑल इन द लाइफ ऑफ अ फीमेल चीज़ें चलती रहती है। तो इसमें जो है जैसे कि लिखा हुआ है कि चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब एक फीमेल प्यूबर्टी यानी बालिग हो जाती है तो उसके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं या ब्रेस्ट डेवलपमेंट में क्या, तो ये जो है प्यूबर्टी का पहला साइन होता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, इज एन अर्ली साइन ऑफ प्यूबर्टी एंड गर्ल्स एंड यूजुअली स्टार्ट विद द ब्रेस्ट एंड निपल प्रोट्रूडिंग एज अ सिंगल माउंड ऑफ फ्लैश। जैसे आप देखते हैं कि 11-12 साल की उम्र में तकरीबन जो है वो फीमेल्स में प्यूबर्टी आ जाती है। जैसे आप देखते हैं ये आपको बिफोर एज 8 बताया गया ना, 8 साल से पहले इस तरह का होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र जो है वो तकरीबन 8 से 13 या 12 साल तक जाती है तो इस तरह जो है वो चीज़ें उसमें आ जाती है। ठीक है, यानी कि वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन गर्ल यंगर देन एज 8 इज एबनॉर्मल। और अगर कभी ऐसा हो कि 8 साल से फॉर एग्जांपल इसकी उम्र कम है और ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है या शुरू हो चुकी है, दैट इज़ एबनॉर्मल। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स। रिप्रोडक्टिव ईयर्स वो उम्र होती है किसी फीमेल की जिसमें वो यानी उसकी शादी होती है और वो बच्चे पैदा करती है, अबाउट 20 टू 40 या 35। ठीक है, ये जो एज होती है इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव ईयर्स। ठीक है, तो इस एज में जो है वो उनके ब्रेस्ट जो है थोड़े से और चेंजेस, जैसे कि वुमेन्स ब्रेस्ट में बिकम फुल और टेंडर इन रिस्पॉन्स टू हार्मोनल फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि वो फुल हो जाए, फुल मतलब कि थोड़े से और उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से कभी कभी उनको
टेंडरनेस महसूस होती है, यानी उनको थोड़ी थोड़ी बहुत आप कह सकते हो पेन या दर्द जो है वहाँ पे महसूस हो सकता है। जब उनका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, वो आपने पढ़ा होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है तो उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से अक्सर उनको टेंडरनेस या थोड़ा बहुत पेन फील होता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट चेंजेस अकर इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन्स फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम एंड द प्लेसेंटा। और जब फॉर एग्जांपल एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस दौरान चूंकि उनके बॉडी में हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, जैसे एक हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, उसको कहते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो उसकी वजह से इसी तरह एक और हार्मोन जो प्लेसेंटा से रिलीज होता है उसको कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो है वो ब्रेस्ट में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये वो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक है, सेकंड सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरह चेंजेस आफ्टर मीनोपॉज, मीनोपॉज वो एज होती है जिसके बाद फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है, यानी वो उसके बाद वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता, रिप्रोडक्टिव साइकिल उनकी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। उस एज को कहते हैं मीनोपॉज। अब हर फीमेल के लिए ये अलग अलग होती है, जैसे 40, 45, 35 अलग अलग हो सकती है, बट मेनली जो है वो 40 तक आप कह सकते हो। मीनोपॉज के बाद उनके बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और डिफरेंट हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो ग्लैंडुलर टिश्यूज है, या फिर आप कह सकते हो कि उनके ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंड्स और टिश्यूज होते हैं वो एट्रोफिक हो जाते हैं। एट्रोफिक यानी कि वो क्या होते हैं, थोड़े बहुत सिकुड़ जाते हैं, काम सही से नहीं करते, साइज उनका कम हो जाता है, ठीक है। एंड बी रिप्लेस्ड विद फैटी डिपॉजिट्स, और वहाँ पर फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए उनके मेनोपॉज के बाद उनके ब्रेस्ट में जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो हम बात कर रहे थे कि 8 to 13 में क्या होता है कि ब्रेस्ट और निपल जो है वो प्रोट्रूड हो जाते हैं, जिससे आप ये देख सकते हैं। अच्छा, फिर एडल्टहुड में, यानी कि जो जिसने एडल्ट तो है, यानी कि आफ्टर 14-15, ठीक है, लेकिन अभी तक उनके कोई बच्चे पैदा नहीं हुए, तो ब्रेस्ट में बिकम फुल और टेंडर इन रिस्पॉन्स, जो हमने बात की कि ब्रेस्ट जो है वो टेंडर हो जाते हैं जब रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है, तो उसमें जो है उनको थोड़ी बहुत पेन महसूस हो सकती है। अच्छा, इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान जो हमने बात की कि एरोला बिकम डीपली पिगमेंटेड एंड इंक्रीज इन डायमीटर। एरोला जो है, जो निपल के इर्द गिर्द का एरिया होता है, ये थोड़ा सा और डार्क हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और थोड़ा सा वाइड हो जाता है, यानी इसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। निपल बिकम्स डार्कर मोर प्रोमिनेंट एंड इरेक्ट। निपल उनका थोड़ा सा इरेक्ट होता है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, बाहर की तरफ आता है, ठीक है। और मतलब जो है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। The breast enlarge because of the proliferation and hypertrophy of the alveolar cells and lactiferous ducts। और breast जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका साइज और बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जो है प्रोलिफरेशन, यानी कि सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जो मिल्क होता है वो प्रोडक्शन की वजह से ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा हो जाता है। इस वेन एंड गोज अ वेनस पैटर्न में बिकम विजिबल। और जैसे जैसे वेन या ब्लड सप्लाई वहाँ पे बढ़ेगी, तो वहाँ पे आपको वेन जो है बिल्कुल प्रॉपरली नज़र आएंगे, यानी वेन्स जो है उसमें भी थोड़े बहुत इनगॉर्ज यानी कि ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा है ना, स्ट्राई में अपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेचिंग, वो जो आप किसी चीज़ को खींचते हैं ना, उसके बाद उसके ऊपर जैसे लाइनें आ जाती है, तो अक्सर ब्रेस्ट के ऊपर आ जाते हैं वो लाइंस, क्योंकि वो अक्सर इतने बड़े हो जाते हैं कि उसके ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं ना। तो ये चीज़ जो है वहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल मतलब ये कि ये चीज़ भी हो सकती है। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग अ वुमेन्स ब्रेस्ट में बिकम फुल एंड टेंस। वो जो हमने पहले बात की कि आपको ये प्रेगनेंसी के बाद फुल होते हैं, फुल यानी कि थोड़े से इंक्रीज इन साइज हो जाते हैं, ठीक है, आपको वार्म महसूस होंगे। आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग सीजेस ब्रेस्ट साइज डिक्रीजेज, और जैसे ही वो, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को दूध पिलाना बंद करते हैं या वो दूध आना ख़त्म हो जाता है, तो ब्रेस्ट का साइज वापस कम होने लगता है, ठीक है। बट यूजुअली डजंट रिटर्न टू द प्रेगनेंसी स्टेट। लेकिन कम तो हो जाता है, लेकिन वो जो पहले जिस तरह थे नॉर्मल ना, तो उस साइज तक वापस नहीं आते। फिर भी उनसे थोड़े से मतलब साइज में ज़्यादा होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत कम होते हैं, ठीक है। आफ्टर मीनोपॉज, यानी उस एज के बाद, आफ्टर 40 या 45 क्या होता है, द ब्रेस्ट बिकम फ्लेबिबर, क्या लिखा है, हाँ, फ्लेबियर एंड स्मॉलर, थोड़े बहुत स्मॉल हो जाते हैं, लिगामेंट्स जो है वो रिलैक्स होते हैं, तो ये ऐसे लूज हो जाते हैं, लाइक हैंगिंग, ठीक है, जैसे हैंग कर रहे होते हैं फ्रॉम द चेस्ट।
अच्छा, निपल जो है वो जैसे हमने पहले पढ़ा कि एरेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे वो एरेक्शन उनकी ख़त्म हो जाती है, फ्लैट हो जाते हैं, और जो डक्ट्स होते हैं वो भी सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह की शेप जो है उसमें आ जाते हैं। तो ये इसके हमने कुछ एनाटॉमी पढ़ी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके असेसमेंट, ब्रेस्ट और एक्जिला के असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल।